परमाणु मॉडल, जिसमें लास्ट में न्यूक्लियस की डिस्कवरी खोज हो चुकी थी रदरफोर्ड के द्वारा। पैराग्राफ चेंज कर लिखना वहां पर। मैक्सवेल के मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत, इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी। मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार, विद्युत गतिकी सिद्धांत इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी के अनुसार जब कोई विद्युत आवेशित कण इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल किसी वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर सर्कुलर पाथवे, वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर चक्कर लगाता है तो निरंतर उस पार्टिकल की ऊर्जा की हानि होती है, एनर्जी लॉस होता है। तो निरंतर उस कण की ऊर्जा की हानि होती है तथा रेडियस का मान भी कम होता जाता है। अर्थात यहां इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, हाँ, चार्ज पार्टिकल आवेशित कण है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। लिखता हूं, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक में गिरने का अर्थ होता है परमाणु का विनाश या सृष्टि का अंत, परमाणु का विनाश। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि परमाणु एक स्थायी तंत्र है। परमाणु एक स्थायी तंत्र है, सिस्टम। रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु एक स्थायी तंत्र है, इसकी रदरफोर्ड व्याख्या नहीं कर सका। नीचे लिखो, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। और नील्स बोहर ने क्या बताया था कि जब भी कोई विद्युत आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर घूमता है
और यदि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित नहीं करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसकी ऊर्जा की हानि नहीं होती है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहता है। अंत में इन्हीं को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। को नील्स बोहर ने बताया कि नील्स बोहर ने बताया कि जब कोई विद्युत आवेशित कण जब कोई विद्युत आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग के सर्कुलर पाथवे कि चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, और यदि वह विद्युत चुंबकीय विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसकी ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो उसकी ऊर्जा की हानि नहीं होती है। और यहां इस स्थिति में ऐसा ही होता है। यहां अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल का मान संतुलित रहता है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल का मान समान रहता है। नीचे लिखना, अर्थात परमाणु एक स्थायी तंत्र है, अर्थात परमाणु एक स्थायी तंत्र है। इसी खोज एवं योगदान के लिए नील्स बोहर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। टॉपिक का नाम डालो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नहीं, ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है इसका, बहुत ईजी है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे इसमें बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। एक इसमें पढ़नी है अपन को संयोजन अभिक्रिया,
एक होती है अपघटन, टूटना, या वियोजन अभिक्रिया, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होती है बाई डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक होती है ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया। इसमें सबसे पहला लिखें भौतिक रासायनिक परिवर्तन। यस, पहला लिख लेना फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, यहां से कई बार डेफिनेशन से भी प्रश्न पूछा गया है। एक बार एलडीसी में आरपीएस से नहीं पूछा था, और इसमें एग्जाम्पल से रिलेटेड प्रश्न मोस्टली आ जाता आता है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि उसमें कोई केमिकल करेक्टर्स में कोई चेंज आता है, कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल इसकी भौतिक अवस्था बदलती है। जैसे आप जल को पानी उसमें फ्रिज में रख दो, पानी को, क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो जल से बर्फ का बनना, बर्फ को पिघलाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा? जल। इसकी केवल फिजिकल स्टेट बदली है यहां पर, ना कि कोई इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ। यहां पर भी जल H2O है, यहां पर भी H2O है। कंडन से इसके बाद बर्फ का पिघलना या जल का उबलना, बॉइलिंग, कंडेंसेशन क्रिया द्वारा वापस बारिश आ जाती है, ओलावृष्टि होती है, दोबारा हमें जल प्राप्त होता है। सब्लिमेशन, ठोस से सीधा गैस में, गैस से फिर वापस दोबारा से सॉलिड में। तो ये सारी क्रियाएं कैसे होते हैं? ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, यानी ठोस से द्रव में बदलना जिसको कहते हैं गलन, मेल्टिंग, द्रव से गैस में बदलना वेपोराइजेशन, बाष्पन, गैस से द्रव में बदलना कंडेंसेशन, संघनन, द्रव से ठोस में बदलना फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, या उसको कहते हैं अपन पिंडन कहते हैं, संगलन भी कहा जाता है। सब्लिमेशन, ठोस से सॉलिड से सीधा गैस वेपर के अंदर बदलना, और गैस को ठंडा करेंगे तो सीधा सॉलिड में आना। ये भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब होता है कि रिवर्सिबल होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है जल से बर्फ, बर्फ से वापस जल, यानी वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोने का पिघलना, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। आप सोने को मेल्ट कर दो, कोई उसके गुण चेंज नहीं होंगे। आभूषण ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो सोने को पिघलाया जाता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, और कोई भी, लेकिन उसमें सोने के गुण चेंज नहीं होंगे, चाहे कितना भी सोने को तपा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोने का पिघलना, वापस सोना ही प्राप्त हो जाता है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। बल्ब का जलना कौन सा होगा? फिजिकल चेंज होगा, कोई केमिकल चेंज इसमें नहीं होता है। इसके अलावा कागज का फटना, कागज का फटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। चाहे कागज के इतने टुकड़े कर दो, आप गला के दोबारा से कागज बना सकते हो। रद्दी पेपर जो लेते हैं इसीलिए काम में लेते हैं। कागज के फटने के बाद जैसे कोयले का जलना, कौन सा परिवर्तन है बताओ? रासायनिक। रासायनिक का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ जो होता है, मेन सब्सटेंस जो होता है, उससे पहले तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और मूल पदार्थ और नए पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग अलग होता है। और ये जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस, ये स्थायी स्टेबल होते हैं। एक बार यदि नया पदार्थ बन गया तो नए पदार्थ से मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोयले का जलना, कोयला एक बार आपने जला दिया तो राख बन जाएगी, राख से वापस कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। कागज का फटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। लेकिन कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। पेट्रोलियम पदार्थों का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। दूध से दही का बनना, कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक होगा।
आटे से रोटी का बनना, फलों का सड़ना, फलों का सड़ना, सोने का पिघलना किस में आएगा? कांच का टूटना, फिजिकल। कांच का टूटना क्या है? कांच को तोड़ दो आप, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? वो तो कांच ही रहेगा। वापस उसको मेल्ट करेंगे, वही लिक्विड की तरह बहता है। जितनी भी मेटल्स होती हैं लिक्विड की तरह बहती हैं, ये वही मेल्ट करेंगे वापस प्राप्त हो जाएगा। पत्थर का टूटना, भौतिक फिजिकल चेंज होगा। लोहे पर जंग का लगना, केमिकल। और लोहे पर जंग लगने से भार, वेट क्या होता है उसका? कम होता है या ज्यादा होता है? बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, याद रखना, घटता नहीं है, बढ़ता है। आज से याद रखना, ठीक है। सेब को काटने पर जो भूरे रंग की, ब्राउन कलर की परत बन जाती है, सेब में आयरन होता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। सेम ऐसे कहते कि सेब को काटने पर उस पर भूरी परत बन जाती है। ये कौन सा परिवर्तन है? केमिकल चेंज है। ये सेब है, बैंगन है, आलू है, इनमें आयरन पाया जाता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है वहां पर। तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती की जलने में कौन सा परिवर्तन है? दोनों ही हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों ही। मोमबत्ती पिघलेगी, वापस कुछ मोम भी प्राप्त होगा, जलेगी, उसके केमिकल चेंज भी आएंगे। भोजन के पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, दोनों ही होते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन टूट करके वापस से ग्लूकोज बन जाता है। दोनों ही परिवर्तन होते हैं। लिखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन लिखना। जहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है, कई बार आता है यहां से एग्जाम्पल पर। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें, हाँ, भौतिक परिवर्तन लिखना फिजिकल चेंज में। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ की केवल फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि उसके रासायनिक गुणों में। न कि उसके रासायनिक गुणों में। नीचे लिखो, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल एंड अनस्टेबल। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय एवं अस्थायी होते हैं। एवं अस्थायी होते हैं। जो इस परिवर्तन में मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग। गलन भी कह सकते हैं आप, ये बर्फ के पिघलने की जगह गलन शब्द भी आ सकता है। बर्फ का पिघलना या गलन, कोमा, पानी का जमना, फ्रीजिंग। पानी का जमना, 0 डिग्री सेल्सियस ताप टेम्परेचर पर पानी जम जाता है, और उबलता कितने पर है? 100 पर, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, 0 पे जम जाता है। और पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा कितने होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नीचे लिखना, कोमा, जल का भाप बनकर उड़ना, वेपोराइजेशन, बाष्पन क्रिया। कोमा, बारिश आना या संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। आप ये लिख सकते हो, गैस से ठोस में परिवर्तन, गैस से द्रव में, गैस से द्रव में, कंडेंसेशन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन।
सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलना, ठोस से सीधा गैस में, गैस से वापस ठोस में। कॉमा सोने का पिघलना, यही है कपूर ही, ये कपूर, नौसादर, एंथ्रासीन, ठोस CO2, इन सब में पाया जाता है ये गुण। सोने का पिघलना, बल्ब का जलना, कागज का फटना, पत्थर का टूटना, कांच का टूटना, पत्थर का टूटना, कांच का टूटना। हम्म। हाथ पांव टूटना भौतिक भी और रासायनिक भी है, जुड़ भी जाए नहीं भी जुड़े, दोनों ही बात है। अब ये मत बोलना दिल का टूटना कौन सा परिवर्तन है, उसमें भी दोनों ही है, वो भी टूट जाता है और जुड़ जाता है। हम्म। विस्थापन है। नेक्स्ट लिखना, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। को ऐसा परिवर्तन जिसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें मूल पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा दोनों का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग अलग होता है, तथा दोनों का केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन बिल्कुल अलग अलग होता है। ये परिवर्तन स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल एंड स्टेबल, स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला, लकड़ी, अगरबत्ती, कोयला, लकड़ी, अगरबत्ती, पेट्रोलियम पदार्थों का जलना, पेट्रोल डीजल सारे आगे इसमें, पेट्रोलियम पदार्थों का जलना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, आटे से रोटी का बनना, आटे से रोटी का बनना, फलों का सड़ना, जैविक पदार्थों का अपघटन, ये सब्जियां, कूड़े कचरे, छिलके, जो बायोमास होता है उसका अपघटन। हाँ,
किण्वन फर्मेंटेशन क्रिया, किण्वन भी इसी का परिणाम है। किण्वन किण्वन फर्मेंटेशन। लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, सेब को काटने पर भूरी परत का बनना, सेब को काटने पर ब्राउन लेयर का निर्माण या फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। भूरी परत का बनना, तो सेब की जगह अमरूद भी ले सकता है, ठीक है, बैंगन भी ले सकता है, आलू भी ले सकता है, सब में आयरन पाया जाता है इनमें। नीचे अलग से लिखें, मोमबत्ती के जलने तथा भोजन के पाचन में, मोमबत्ती के जलने तथा भोजन के पाचन में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। जिनको लोहे पर जंग लगने से वेट बढ़ता है, लोहे पर जंग लगने से वेट बढ़ता है। संयोजन अभिक्रिया, कंपाउंड रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो अभिकारक मिलकर के, ए और बी मिलकर के क्या बनाएं? सी का निर्माण करते हैं। इस फॉर्मेट में अगर कोई रिएक्शन है तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी इसमें दो अभिकारक, अभिकारक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक कहते हैं। जिसमें दो अभिकारक संयुक्त होकर मिलकर तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कार्बन की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो ये बनता है कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। तो यहां ए और बी ने जुड़कर क्या बना दिया? सी बना दिया। तो ये क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। 2Mg प्लस O2, जब मैग्नीशियम के वायर को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना ये भी क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। पहले जब हम दिवाली पुताई करते थे तो एक कैल्शियम ऑक्साइड आता था जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं, क्विक लाइम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, बिना बुझा चूना कहा जाता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से लाते अपन उसको किस में डालते थे? वाटर के अंदर डालते थे और ये बन जाता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था। इसका यूज अपन कहां करते थे? सल्फ्यूरिक ग्रुप में करते थे। साफ पे हम देखा होगा इसमें एनर्जी और निकलती थी। बहुत ज्यादा जो पॉट होता है, बर्तन होता है, वो गर्म हो जाता है। जैसे मिट्टी के
बर्तन जैसे कोई टंकी के अंदर डालते थे अपन, गलाते थे तो वो गर्म हो जाता था। जैसे पानी में डालते थे तो आवाज आती थी, जैसे खिचड़ी पकती है ना, ऐसे आवाज आती थी। कभी नहीं देखा हुआ आपने, हो सकता है देखा है ना। पहले तो हर जगह लगभग इसी से पुताई करते थे, बहुत पुराने जमाने में। बहुत पुराना तो नहीं, खैर अपने ही जमाने की बात है। बाकी अब चेंज हो गया मामला, प्लास्टिक पेंट वगैरह करने लग गए। अब गांव में भी यूज में नहीं लेते, ऐसा नहीं, गांव गांव में भी नहीं लेते। बाकी अपन लगभग सभी गांव से बिलोंग करते हैं, आधे से ज्यादा तो कहीं ना कहीं होता ही है। पुराने गांव चाहे रहे, भले ही जयपुर में रहे। मैं खुद 15 साल से जयपुर में रह रहा हूँ, लेकिन गांव तो मेरा है ही, तो जानते तो सारी चीजें अपन, बेसिक चीजें। तो बिना बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलने के कारण ही इसको कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं इनको, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं इनको। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज अपन कहां करते थे? व्हाइटनर के रूप में, सफेदी के रूप में करते थे। ये वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया करती थी, और कैल्शियम कार्बन की परत बन जाती, साथ में जल बन जाता था। थोड़े दिन बाद दिवाली, अगली दिवाली जब आती थी, जब ऐसे पपड़ी निकलने लग जाती थी। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा होता था ना, मतलब ये क्रिया करता। पहले अपन पत्थर जब गीली होती थी दीवार, बोलते अरे भाई चिपक मत जाना इसके, कई बार चिपक जाते तो कपड़े खराब हो जाते थे। वहां से मामला थोड़ा हल्का पड़ जाता था, फिर दोबारा पुताई करते थे, ठीक है। अब फिर जैसे ये सूख जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं। सूखने के बाद क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके। और इसके कारण ही दीवारों पर क्या जाती है, चमक आ जाती है। जितनी सूखती है दीवार, फिर वो थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो दीवारों पर चमक आ जाती है। किसके कारण? कैल्शियम कार्बन कारण। और जल इसमें से क्या होता है, निकल जाता है, सूख जाता है, तो वो पपड़ी के रूप में बन जाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी 2H2 प्लस O2, ये बन जाता है 2H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हम भोजन के रूप में ग्लूकोज लेते हैं, C6H12O6। साथ में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन भी लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। बनती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जल बन जाता है, साथ में हमारी बॉडी में एनर्जी भी हमें मिलती है। तो दो मिलकर के कोई तीसरी नई चीज बनाए तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल संयोजन के हैं। आपको अभिक्रिया देकर पूछ सकता है कि उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है, नोट कर लो ये। हैं? कहाँ से हटेगा? हम्म। हाइड्रो कितने? इसमें चार, इसमें चार हैं। इसमें ऑप्शन कितने हैं? दो। उसमें ऑप्शन चार हो रहे हैं।
तो यहाँ 2O2 हो जाएगा वो, 2O2 हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ ना अपने अभिकारक में, इसमें 2O2 कर लो, फिर ऑक्सीजन इधर 4 हो जाएंगे, उधर भी 4 हो जाएंगे। हो जाए। अपघटन अभिक्रिया।
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ए पदार्थ टूटता है किसमें, बी और सी में। यानी एक अभिकारक टूट करके दो प्रोडक्ट बनाता है, दो नए उत्पाद बनाता है, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें एक अभिकारक, हाँ दो से ज्यादा भी टूट सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, दो से ज्यादा नहीं टूटता है, टूट सकता है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, ये निशान होता है गर्म करने का, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, वहां तो दो मिलकर तीसरा बना रहे, ए प्लस बी इक्वल टू सी, यहाँ ए इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब कुछ भी बन सकता है, दो तीन चार। दूसरा है जैसे 2FeSO4, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो एक तो फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है, ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड गैस भी बनती है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस भी बनती है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस ही बनती है। 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म करते हैं, इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो बनते हैं ना, वो रिएक्शन है ये, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। और ये 2Ag प्लस Br2 टूट जाता है, इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज आता है। 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को गर्म करेंगे, किसमें टूट जाएगा, 2Ag प्लस Cl2 में। तो ये सभी अभिक्रिया कैसी हैं, याद रखना, ये वियोजन अभिक्रिया है, ये अपघटन अभिक्रिया है, यानी एक टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। 8, ये 5, हाँ ये हटा दो, ये हटा दो। फेरस दो हो गए, ऑप्शन 8, 3 2 5 और 3 8, सल्फर दो हो गए।